है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अर्थात ये हमारी इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सेशन होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। नोट्स मेरी खुद की हैंड राइटिंग का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर इकोनॉमिक्स का नोट्स हमारे पास है तो, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और करंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स का सभी बैच मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के बैच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन के तरफ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक तरीके से सुचारू रूप से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो यथाशीघ्र एडमिशन ले करके अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन के तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि यदि राजकोषीय घाटे से उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त होता है, तब ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको यही बताना है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए इजी सी बात है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यदि राजकोषीय घाटे से उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त होता है, तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा। इजी सी बात है, जब उत्पादन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि उस अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब मांग है तो उत्पादन बढ़ रहा है। जब उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। और जब रोजगार में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब लोगों की आय में भी वृद्धि हो रही है। लोगों की आय में भी वृद्धि हो रही है। और जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आपकी आय में वृद्धि होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपके बचत करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आपका आय बढ़ रहा है तो फिर आपके बचत करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉरी, बचत आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचत आपका बढ़ जाएगा।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि यदि राजकोषीय घाटे से, राजकोषीय घाटे का मतलब कि सरकार जब अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा किया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी आई रहती है, तो सरकार ऐसा जानबूझ के करता है ताकि मांग और पूर्ति बढ़े। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि राजकोषीय घाटे से उत्पादन में वृद्धि होता है, तो उत्पादन में वृद्धि होगा तो इसका मतलब कि उत्पादन करने में श्रमिक भी तो लगेंगे, श्रमिक लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो उन्हें मजदूरी मिलेगी, आय मिलेगा, और जब आय मिलेगा तो उनके बचत करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरकार के घाटे में किस प्रकार से कमी की जा सकती है, सरकार के घाटे में किस प्रकार से कमी की जा सकती है, बेसिकली आपको बताना है। सरकार के घाटे में कमी की जा सकती है, किस तरीके से कमी की जा सकती है भाई, एक सेकेंड। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी आप बोल रहे हैं। तो इजी सी बात है, बात को ध्यान से समझिएगा। सरकार के घाटे में किस प्रकार से कमी की जा सकती है? तो सरकार को घाटा कब होता है? सरकार को घाटा तभी होता है जब सरकार को जितना आय मिल रहा है उससे ज्यादा सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय करे। और सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होता है? तो सरकार को आय कर के माध्यम से प्राप्त होता है या ऋण के माध्यम से प्राप्त होता है। अब वो ऋण आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। और सरकार व्यय कहाँ पे करती है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे, इन हर जगह पे सरकार क्या करती है? व्यय करती है। तो अगर सरकार के घाटे में किस प्रकार की कमी की जाए, सॉरी, सरकार के घाटे में किस प्रकार से कमी की जाए ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें कर की दर को बढ़ाना होगा, तभी तो सरकार को आय ज्यादा होगी। सरकार के आय को बढ़ाना है तो हमें कर की दर को बढ़ाना होगा, तो कर की दर में वृद्धि करनी होगी। और व्यय में कटौती करने से, अर्थात अब हमको क्या करना होगा? व्यय को कम करना होगा। कर को बढ़ाएंगे तो इससे सरकार को आय मिलेगा, और व्यय करेंगे तो सरकार का आय कम खर्च होगा। तो इस तरीके से सरकार के घाटे को पूरा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति कैसी होती है? अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। नैना यादव जी, अक्षय जी, सुनीता जी, सर्वेश जी, राजन जी, शक्ति जी, राकेश जी, नौसाद अली जी, हरीश जी, अरुधत्ती देवी जी, गुंजन मौर्य जी, सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, चाहे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन। आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, पूरा सेशन आराम से देखिएगा। अब इस प्रश्न की बात करें तो देखिए बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न को। प्रश्न तो बहुत आसान है, प्रश्न देखने में बहुत आसान है, लेकिन बहुत प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो अप्रत्यक्ष कर होता है ये क्या होता है? ये प्रतिगामी कर होता है। और प्रतिगामी कर का मतलब क्या होता है? प्रतिगामी कर का मतलब ये होता है कि सभी आय वर्ग के ऊपर समान रूप से टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक पार्ले जी की बिस्किट खरीदते हैं, ठीक है, आप एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हैं, तो पार्ले जी बिस्किट आप खरीदते हैं तो जो करोड़ों रुपए कमाता है वो भी 25 से 50 पैसे टैक्स देगा, और जो 5 रुपया कमा रहा है या जो बेरोजगार है वो भी पार्ले जी पे 25 से 50 पैसे का टैक्स देगा। तो सभी आय के ऊपर समान रूप से जब टैक्स पड़े तो इस प्रकार के कर को हम क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कर बोलते हैं। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में पूछा जा रहा है। अब देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर से एक दो प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, थोड़ा आराम से करिएगा कि अप्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, और निम्न कथनों पे विचार करके दिए गए कूट में
सही उत्तर को चुनना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो ये वाला टर्म जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी सही की जगह पे गलत दे देता है और आते हुए प्रश्न को बच्चे गलत करके चले आते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ता है। वही तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर जो पार्ले जी का पैकेट आप खरीद रहे हैं, तो पार्ले जी का पैकेट खरीद रहे हैं तो डजेंट मैटर कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आपको उतना टैक्स देना होगा जितना उस पर टैक्स लगता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आगे, अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर भिन्न भिन्न होता है। नहीं, भिन्न भिन्न नहीं होता है, एक समान होता है, समान रूप से होता है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी में कोई बी भी बोल रहा है, बी क्यों बोल रहे हैं भाई, बी क्यों बोल रहे हैं इतने सारे लोग, ए होगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इजी सी बात है। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जब आप वस्तुओं को खरीदते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप बहुत प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन उस पर आपको टैक्स भी देना होता है। तो डजेंट मैटर कि अमीर व्यक्ति ग्रोसरी स्टोर से वस्तु को खरीद रहा है या गरीब व्यक्ति, सबको समान रूप से कर देना होगा। अगला प्रश्न, समस्त मांग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। समस्त मांग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। चलिए कूट का चयन करके बताइए। चलिए, तो देखिए समस्त मांग से संबंधित, तो देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तो मांग में वृद्धि होने का मतलब क्या है कि उस वस्तु को बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, वो उस वस्तु को बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो जब मांग बढ़ेगी और मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा, तो वस्तु की कीमत, उत्पादन अर्थात पूर्ति में वृद्धि नहीं होगा, तो वस्तु की कीमत में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोविड के समय में आपने देखा कि जो कीवी फल अमूमन आपको मार्केट में 10 रुपए का मिल जाता है, वो कोविड के समय में 50 रुपए का, 100 रुपए का एक एक बिक रहा था। इसका मतलब कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इजी सी बात है। आप जैसे देखिए, जब शादी विवाह का मौसम आता है, जिसमें शादी विवाह पड़ता है, मतलब जिसे लगन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस समय आलू, प्याज और अन्य जितनी भी सब्जियां होती हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, समस्त मांग में वृद्धि होने पे कीमत में कमी आएगी। नहीं भैया, मांग बढ़ेगा तो कीमत कैसे कम होगा, कीमत कम ही नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ये केवल और केवल एक सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया। ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसे हम लोग बोलते हैं मांग जमा। तो मांग जमा का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप एक खाता धारक हैं और आपने बैंक में पैसा जमा किया है, तो बैंक में आपने पैसा जमा किया है और आप जब चाहें तब उसे आप क्या कर लें, बैंक से भुगतान करा लें। तो इस प्रकार की जमा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की जमा को मांग जमा बोलते हैं। तो ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मांग जमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि निम्नलिखित में से किन जमाओं की परिपक्वता अवधि निश्चित नहीं होती है। कौन सी ऐसी जमा होती है जिसकी कोई परिपक्व अवधि नहीं होती है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे 5 साल 10 साल की बात होती है ना, कि हम साल भर के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए फिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन जमा, ऐसी कौन सी जमा है जिसकी कोई परिपक्व अवधि निश्चित नहीं होती है। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं? फिर से ए बोल रहे हैं, फिर से ए बोल रहे हैं। ये यहाँ पे परिपक्व अवधि की बात कर रहा है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग अवधि जमा कहते हैं और इसका भुगतान चेक से नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा गया था। इसका भुगतान चेक से नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अवधि जमा होती है इसकी कोई परिपक्व अवधि निश्चित नहीं होती है और इसका भुगतान चेक से नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है यार, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन जमाओं की परिपक्व अवधि निश्चित होती है। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार नहीं बोल दिया हूं। ठीक है, करेक्ट करेक्ट कर लीजिएगा। किसकी अवधि परिपक्व होती है? तो वो होती है अवधि जमा। लेकिन अवधि जमा को हम लोग क्या करते हैं, चेक के माध्यम से इसका भुगतान नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करिए। बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, उसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ठीक, कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए, पहला कथन ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि भारत में करेंसी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इजी सी बात है भैया, ये तो बात सही है ना कि नोटों का निर्गमन भारत में कौन करता है? तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। अर्थात नोटों को छापने का काम कौन करता है? तो आरबीआई करता है। और तो इस तरीके से भारत में करेंसी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देयर इज नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि करेंसी नोट एवं सिक्के को वैधानिक पत्र कहा जाता है। ये बार बार पूछा जाता है कि वैधानिक मुद्रा या वैधानिक पत्र क्या होता है। तो वैधानिक मुद्रा या वैधानिक पत्र ऐसी मुद्राएं होती हैं जो सरकार के स्वीकृति के आधार पर चलती हैं। जैसे कि नोट हो गया और सिक्के हो गए। अगर जो आप किसी को नोट व सिक्का देंगे और वो लेने से इनकार करे तो आप उसके खिलाफ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि सर एक और दो दोनों ठीक है। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में नोट की छपाई कौन करेगा? आरबीआई करता है, अर्थात नोट का निर्गमन करता है। और वैधानिक मुद्रा या वैधानिक पत्र किसे कहते हैं? तो वैधानिक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार की स्वीकृति के आधार पर चलती है। अर्थात जैसे नोट हो गया 500 रुपए के, 20 रुपए के, उसके साथ साथ 50 रुपए के, 200 रुपए के, तो ये सब वैधानिक है। और सिक्के जो है वो भी वैधानिक मुद्रा है। अगला कि मुद्रा पूर्ति की M1 बराबर होता है। अब देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न आ गया आपके सामने, थोड़ा आराम से करिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? M1 किसके बराबर होता है? तो अब यहाँ पे 3-4 चीजें जो है आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि M0 को क्या बोलते हैं? तो M0 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। M0 को क्या कहा जाता है? आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। और M0 की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई थी? ये भी पूछा जाता है। तो रेड्डी समिति के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? रेड्डी समिति के द्वारा दी गई थी। अब एक बात और आपको ध्यान में होना चाहिए कि सर जी M1, M2, M3, M3, M4 ये क्या है या इसकी अवधारणा किसने दिया था? तो इसकी अवधारणा जो दी गई थी वो चक्रवर्ती समिति के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? चक्रवर्ती समिति के द्वारा दी गई थी। और ये M1, M2, M3, M4 क्या है? बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता होगा कि सर जी नहीं आया कि M1, M2, M3, M4 क्या होता है। तो देखिए, जैसे आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा डाला है
उसी को उन्होंने M1, M2, M3, M4 के रूप में कोडित किया है। ठीक है, तो आरबीआई ने जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा डाला है उसको M1, M2, M3, M4 के रूप में कोडित किया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि M1 के अंतर्गत क्या आता है, M1 के अंतर्गत नोट व सिक्के आते हैं। ठीक है, नोट व सिक्के, इसीलिए कहा जाता है कि M1 सबसे तरल होता है। M1 को क्या बोलते हैं, M1 को बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा अर्थात नैरो मनी। संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी, संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी। और M3 को क्या बोला जाता है, तो M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। M3 को क्या कहा जाता है, विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आपने ये तो देख लिया कि सर M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, M3 को विस्तृत मुद्रा कहते हैं, लेकिन सर फिर M2 को क्या बोलेंगे, तो M2 को भी संकीर्ण मुद्रा बोलेंगे, और तो फिर M4 को क्या बोलेंगे, तो M4 को विस्तृत मुद्रा बोलेंगे। तो M1, M2 को संकीर्ण मुद्रा और M3, M4 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर जी CU इज इक्वल टू D प्लस DD, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, CU क्या है, ये है व्यापारिक बैंक द्वारा निवल मांग जमा। ठीक है, ठीक है, व्यापारिक बैंक द्वारा निवल जमा, और फिर ये क्या करता है, डीडी को भी सम्मिलित करता है। सो ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार बताया हूं। अगला, अब उसी तरीके से देखिए जो बात मैंने बताई थी, अब M2 में क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, M2 में क्या शामिल होता है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थियरी गहनता पूर्वक पढ़नी पड़ेगी। जो लोग भी थियरी नहीं पढ़ रहे आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सी चीज़ें हैं। और अगर जो ठीक से इसको एक क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, बहुत सारी भ्रांतियां दिमाग में चलती हैं। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सर M2 में क्या सम्मिलित करते हैं। तो देखिए M2 में क्या सम्मिलित करते हैं, तो जो M1 में सम्मिलित होता है ना, अर्थात M1 में नोट व सिक्के आते हैं, अब M2 में क्या आ जाता है, M1 अर्थात नोट व सिक्के प्लस डाकघर बचत बैंक में बचत जमाएं भी आती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक माप M3 में शामिल किया जाता है। तो जैसे M1 में पूछा, M2 में पूछा, अब M3 भी बता दीजिए। एक प्रश्न आपका पक्का कंप्लीट होता है यहाँ पे, अगर जो इस 3 प्रश्न को ठीक तरीके से आप समझ रहे हैं तो एक प्रश्न पेपर में आपका पक्का कंफर्म होता है यहाँ से। चलिए, तो अब M3 में क्या सम्मिलित करते हैं, जिसे हम लोग विस्तृत मुद्रा कहते हैं। तो M3 में सम्मिलित किया जाता है M1 को, जिसमें नोट व सिक्के आते हैं, और प्लस क्या शामिल कर देते हैं, व्यावसायिक बैंक की निवल आवधिक जमाएं। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आराम से करिए। ठीक, तो देखिए निम्नलिखित में से क्या मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति में किसको सम्मिलित नहीं करेंगे, तो मुद्रा की पूर्ति में अंतरण बैंक जमा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अंतरण बैंक जमा क्या होता है। तो अंतरण बैंक जमा का मतलब होता है कि ये जो जमाएं होती हैं वो व्यवसायिक बैंक दूसरे व्यवसायिक बैंक के पास रखता है। ऐसी जमाएं जो एक व्यवसायिक बैंक दूसरे व्यवसायिक बैंक के पास रखे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर बैंक जमा। अर्थात एक बैंक अपनी जमा को दूसरे बैंक के पास अगर जो रखे तो उसे अंतर बैंक जमा बोलेंगे, और इसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि नीचे दिए गए तथ्यों के विचार करते हुए सही कूट का चयन करिए और मुद्रा की वैकल्पिक माप M1 स्वयं व्यवहार के लिए सबसे तरल होता है, क्या ये बात सही है? और M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। चलिए आराम से बताइए, देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, बताइए भाई। देखिए इन 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 प्रश्नों से क्या करिए कि एक लगाव लाना सीखिए, है ना, इन प्रश्नों से लगाव रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी में यही आपको सब कुछ दिलाएंगे, यही आपको नौकरी दिलाएंगे, यही आपको सैलरी दिलाएंगे, यही आपको सम्मान दिलाएंगे, यही आपको मान दिलाएंगे, सारी चीजें यही दिलाएंगे। तो प्रश्न जब भी आते हैं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा प्रश्न आता है तो वो फिर परेशान होने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अपने ही प्रश्न है और यही प्रश्न आपके भविष्य को उज्जवल करने वाले हैं। तो खूब कंसंट्रेट होके, बिल्कुल फोकस होकर के प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर। तो अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को ये बात बता ही रहा था कि देखिए भैया, M1 को और M2 को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं। आप इधर अगर जो आप किसी बुक में या कहीं और देख रहे हैं तो वहां पे अमूमन दे देता है कि M1 संकीर्ण मुद्रा है, लेकिन M2 के बारे में डिस्क्राइब नहीं करता है। तो M1 और M2 दोनों को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। और संकीर्ण मुद्रा मतलब संकुचित मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा मतलब संकुचित मुद्रा या नैरो मनी। और क्या पूछ रहा है? M1 सबसे तरल है, बिल्कुल ठीक है। M1 में क्या आता है? M1 के अंतर्गत नोट व सिक्के आते हैं, नोट और प्लस सिक्के आते हैं। और तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता का मतलब ये सबसे ज्यादा तरलता का मतलब क्या होगा? तो तरलता का मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत जिन मुद्राओं के अंतर्गत तीव्र चलन वेग हो। जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपए की नोट लेकर के मार्केट में आलू खरीदने जाते हैं, तो आपने दुकानदार आलू वाले को 100 रुपए दिया, आलू खरीद के आप तो घर आ गए, लेकिन वो क्या करेगा कि 100 रुपए की नोट को अलग अलग लोगों को, या एक व्यक्ति दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा। तो नोट जो होता है वो सबसे ज्यादा तरल होता है, क्योंकि इसमें शीघ्र शीघ्र पलायन की क्षमता देखने को मिलती है। और सबसे कम तरल पूछा जाता है कि सबसे कम तरल क्या होता है, तो M4 होता है, जिसमें क्या आता है? अचल संपत्ति आता है। M4 सबसे कम तरल होता है और ये अचल संपत्ति आता है, मतलब जो आपकी चल संपत्ति नहीं, अचल संपत्ति है। जब आप संपत्ति को बेचेंगे तब ना पैसा आपके पास आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या उत्तर आ रहा है? और देखिए दिमाग में कुछ परसेप्शन आप लोग मत पाला करिए, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि दिमाग में गलत परसेप्शन पालने की वजह से असफल रह जाते हैं। हम आप लोगों को क्या नहीं पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ बताइए? ऐसी कौन सा प्रश्न है या ऐसा कौन सा टॉपिक है, एप्लीकेशन पे हो गया चाहे यूट्यूब पे हो गया, क्या नहीं पढ़ाता हूँ? बशर्ते थोड़ा सा धैर्य बना करके पढ़िए तो ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? और देखिए एग्जाम का एक पैटर्न होता है, और उस एग्जाम का पैटर्न यही होता है कि जो आपका सिलेबस दिया गया है, अगर आपके सिलेबस में मांग दिया गया है तो मांग से प्रश्न बनेगा। अब किसी दूसरे गोले से प्रश्न बन के नहीं आ जाएगा। अगर उपभोक्ता व्यवहार दिया है तो उपभोक्ता व्यवहार से प्रश्न बनेगा। अगर जो मार्शल किन्स को पढ़ रहे हैं तो वहां से प्रश्न बनेगा, है ना। इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो वहां से प्रश्न बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ रहे हैं तो वहां से प्रश्न बनेगा, उसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। अब आपके दिमाग में कोई कुछ कुंठा डाल दे तो वो आपकी टेंशन है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, देखिए सभी लोग गलत कर रहे हैं, सभी लोग गलत कर रहे हैं। इसे बोलते हैं करेंसी जमा अनुपात। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं करेंसी जमा अनुपात।
और सभी लोग इसको क्या बोल रहे हैं, बैंक जमा अनुपात। अरे भाई बैंक जमा अनुपात यही आपने पढ़ा है। ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा तथा बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहते हैं। ये अनुपात को पूछ रहा है, तो ये करेंसी जमा अनुपात होता है। इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कह रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिए, ये नया ही तो प्रश्न है, बहुत सारे लोग गलत कर दिए जो अपने आप को बहुत ज्यादा तेजूखाओ समझते हैं या जिनको लगता है कि वो परीक्षाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो लोग भी तो गलत कर रहे हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिए। एक शिक्षक से ज्यादा आप नहीं जानते हैं कि परीक्षा में कैसे आएगा। मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का जो नगद व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखा जाता है, ये हाँ अब ये थोड़ा अलग है, अब फिर ये बात अलग है, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आरक्षित निधि जमा अनुपात। अब इसके लिए अगर जो आप थियरी पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसको 1-2 लाइन में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी लगती है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि उधार देने पर ऋण दर तथा उधार लेने पर ऋण दर के अंतर को क्या कहा जाता है। जब आप किसी को उधार देते हैं तो भी ऋण दर लगता है। जैसे मान लीजिए कि राम है, राम ने क्या किया, श्याम को ऋण दिया, राम ने श्याम को ऋण दिया, तो इसे हम लोग इस पे जो ऋण दर लगेगा इस पे जो ऋण दर लगेगा और जो उधार लेने पर ऋण दर लगता है उसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, सब हवा में तीर चला रहे हैं पढ़ा है या कि बस ऐसे ही ABCD, कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा। हाँ पढ़ा है कि बस भगवान भरोसे क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी तुक्का मार रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, जितने भी ए बोलेंगे सब सही बोलेंगे। इसे बोलते हैं कीमत लागत अंतर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कीमत लागत अंतर। तो याद रखिएगा कि उधार लेने पर ऋण दर तथा उधार लेने पर ऋण दर के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इस अंतर को कीमत लागत अंतर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके सही कूट का चयन करिए। चलिए भाई सही कूट का चयन करिए। क्या उत्तर आ रहा है, सही कूट का चयन करिए। तो इजी सी बात है, समझिए इसको। देखिए व्यावसायिक बैंक लोगों की जमा को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल ठीक है भैया। जो SBI हो गया या जितने भी बैंक हैं जिससे आप लोग लेन देन करते हैं वो सब के सब क्या है, व्यावसायिक बैंक है। और व्यावसायिक बैंकों से ही हम लोग क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। हम लोग व्यावसायिक बैंकों से ही तो लेन देन करते हैं। जहाँ पे भी आप पैसा जमा करते हैं, जिस बैंक में भी जमा करते हैं वो व्यावसायिक बैंक ही है, क्योंकि RBI आपकी जमा को नहीं स्वीकार करता है। केंद्रीय बैंक में आप पैसा नहीं जमा करते हैं, आप व्यावसायिक बैंक में पैसा जमा करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि व्यावसायिक बैंक अपनी जमा का एक अंश कर्ज अथवा निवेश साख के रूप में प्रदान करके अतिरिक्त मुद्रा का सृजन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यावसायिक बैंक ही तो साख का सृजन करते हैं ना, व्यावसायिक भी बैंक साख का सृजन करते हैं। अब साख के सृजन का पूरा एक टॉपिक बनता है कि साख का सृजन कैसे होता है, लेकिन एक लाइन में आपको मैं बता दूं, तो जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आप ले करके गए और 5 वर्ष के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया किसी बैंक में। आपने 10 लाख रुपए लेके गए और 5 वर्षों के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। जब आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो अब बैंक को पता चल गया
कि 5 साल तक आप ये 10 लाख का प्रयोग या उपयोग नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो आप ही का पैसा क्या कर देता है, दूसरे को कर्ज के रूप में दे देता है। वो एक अनुमान लगाता है और उसी के अनुमान पे जितना आपने पैसा दिया है उसका कई गुना वो साख का कई गुना वो मुद्रा की वैल्यू को बढ़ा देता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साख का सृजन करते हैं, सृजन कहते हैं। तो जितने लोग भी सी कह रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि देश के व्यावसायिक बैंक में सभी खाताधारी अपनी जमा एक ही समय पे वापस ले लें तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जितने लोग हैं, जिन लोगों ने भी एसबीआई में या एचडीएफसी में या केनरा बैंक में या देना बैंक में या इलाहाबाद बैंक में जितने लोगों ने पैसा जमा किया है, सभी लोग एक साथ अगर जो पैसे को बाहर निकाल लेंगे तो उसे क्या कहा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए। अब जितने भी डी बोल रहे हैं सब बुद्धू हैं, डी वाले सब बुद्धू हैं, बुद्धू। बुद्धू का मतलब समझते हैं, डी वाले सब बुद्धू हैं। बुद्धू का मतलब समझते हैं क्या होता है। अरे भाई, जब व्यावसायिक बैंक साख का सृजन करते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि जब आप पैसा जमा करते हैं तो आप ही के पैसे का वो प्रयोग करते हैं दूसरे को ऋण देने में। आप ही के, आप अगर जो 10 लाख रुपए एफडी 5 साल के लिए कर रहे हैं तो वो उस पैसे को दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक खाताधारी की आवश्यकता की पूर्ति बड़े आसानी से कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। बैंक क्या निकल जाएगा, दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि बैंक ने साख का सृजन किया है और उसके पास कोई अपना पैसा नहीं है। वो जो जमाकर्ता पैसा रखे हैं उसी पैसे के माध्यम से वो क्या कर रहा है, साख का सृजन कर रहा है। तो ये बात गलत हो जाएगी, बैंक क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, बैंक दिवालिया हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही बात मैं बता रहा हूँ, फिर भी सभी लोग यही गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न। तो किसी ने बताया नहीं कि बुद्धू का मतलब क्या होता है। बुद्धू का मतलब क्या होता है बताओ यार। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अंतर्मुखी व्यापार नीति का मतलब क्या होता है। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यापार नीति, अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या होता है। अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या होता है भाई। तो चलिए देखते हैं। अंतर्मुखी व्यापार नीति में बार बार आप लोगों से कहता हूं, हाँ, कि जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना थी ना, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना, 7 पंचवर्षीय योजना, इस योजना को अगर जो आप पढ़ेंगे, इस योजना को आप पढ़ेंगे और बाद के योजना को, जैसे पहली से 7वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे और फिर 8वीं से 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि सब में अलग अलग लक्ष्य है। जैसे देखिए, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना जो चली थी ना, उस समय सरकार को ये लगता था कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी कोई बड़ी समस्या नहीं है, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हमको क्या करना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें अपने देश में कृषि का विकास करना चाहिए, हमें अपने देश में उद्योग का विकास करना चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो 7 पंचवर्षीय योजना थे, इसमें कृषि और उद्योगों के विकास पे बल दिया गया, लेकिन सरकार ये सोचती थी कि गरीबी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन जब 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है और उसके बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजना आती है, उसमें क्या सरकार देखती है, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना तक सरकार ये देख लेती है कि गरीबी और बेरोजगारी बड़े पैमाने पे आ गई। उसके बाद सरकार मेजर तौर पे
बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी और बेरोजगारी से उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन स्टार्टिंग की जो 7 पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य रूप से सरकार का उद्देश्य था आत्मनिर्भर, गरीबी और उद्योग का विकास करना। तो ये बात तो अब आइए देखते हैं अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या हुआ। ठीक है, तो अंतर्मुखी व्यापार नीति को क्या कहा जाता है, तो तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। जैसे हमने कहा ना कि हमने चीन से युद्ध लड़ा था, हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, हमने सूखा भी देखा, हमने इमरजेंसी भी देखा, तो हमारे जो देश की सरकार थी उसका ये था कि भैया जो हमारी घरेलू मांग है उसकी पूर्ति घरेलू उद्योगों के माध्यम से ही हो जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और यही बात अंतर्मुखी व्यापार नीति को बताती है। आगे, इस नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन के बदले आयात द्वारा पूर्ति करना था। फिर जितने बोल रहे हैं फिर बुद्धू हो, ठीक है, क्योंकि अब देखिए यार, जब दोनों आप बोल रहे हो तो दिमाग कहाँ पे, देखो इस नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन के बदले आयात द्वारा पूर्ति करना। अरे जब आयात का प्रतिस्थापन करना है तो आयात का पूर्ति कैसे होगा भाई, आयात के द्वारा वस्तु की पूर्ति कैसे होगा। हम लोग तो ये चाहते थे ना कि हम लोग वस्तुओं के आयात को बढ़ा, हम लोग वस्तु के आयात को कम करें और घरेलू अर्थव्यवस्था में जो हमारी वस्तु की मांग है उसी से हमारी पूर्ति, मतलब जो हमारी घरेलू उद्योग हैं उसी के माध्यम से हमारे घरेलू मांग हो जाए, हमें आयातों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े। तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये आप नहीं बता रहे हैं तो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप फोकस नहीं है, क्लास में फोकस रहिए। अगर जो फोकस नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। इस प्रश्न का उत्तर करिए और सभी लोग थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, क्लास आपकी है, आप नहीं लाइक करोगे, आप नहीं शेयर करोगे तो फिर करेगा कौन भाई। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है 7:10 पे, मैं लाइव आ जाता हूँ, एक संडे को क्लास नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि आयात संरक्षण के लिए कितने प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। अब इस प्रश्न को भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आयात संरक्षण का मतलब ये होता है कि हमको आयात की मात्रा को कम करना है, आयात मात्रा कम करना है, हमको आयात की मात्रा कम करना है। और आयात की मात्रा को कम करने के लिए सरकार 2 विधियों को अपनाती है। कौन कौन सी विधि, पहला सरकार प्रशुल्क निर्धारित कर देती है, प्रशुल्क, ठीक है। प्रशुल्क क्या होता है, प्रशुल्क मतलब जो आयातित निर्यातित वस्तुएं होती हैं उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, तो प्रशुल्क हो गया। और दूसरा होता है कोटा, कोटा, कोटा के अंतर, कोटा को हम लोग और क्या कहते हैं, अभ्यंश कहते हैं, सॉरी, कोटा या अभ्यंश। दूसरा क्या होता है, कोटा या अभ्यंश, ठीक है। अभी ये काम किसने किया, अभी अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, भारत पे 40% टैरिफ बढ़ा दिए, 50% टैरिफ बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो वस्तु पहले हम आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दे रहे थे कम कीमतों पर, अब उस पर वो ज़्यादा हमसे प्रशुल्क ले रहे हैं। तो अब ऑटोमेटिक सी बात है कि हमारी लाभ में, या तो हमारी लाभ में कमी आ जाए या हम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की बिक्री को ही रोक दें। यही 2 ऑप्शन है। तो या तो आप अपने लाभ को कम करके वस्तुओं को बेचिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा वहां पे प्रचलित है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, और कोटा के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे सरकार ने निर्धारित कर दिया कि हम आपसे 5,000 करोड़ की वस्तु लेंगे, या हम आपसे 50 कुंटल ही वस्तु लेंगे, या हम आपसे केवल 50 क्वांटिटी में कोई वस्तु लेंगे, तो अगर जो क्वांटिटी निर्धारित की जाए तो वो कोटा हो जाएगा। अगला, अगला प्रश्न है कि आज के
विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है बताइए, किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? आर्थिक सुधारों के संदर्भ में ये बात के आर नारायणन के द्वारा कही गई थी। ठीक है, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? के आर नारायणन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। मतलब ये सभी लोग कहते हैं, विश्व में सभी लोग कहते हैं कि केवल अगर जो आपकी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाए तो आप नहीं कह सकते हैं कि आपके समाज की प्रगति हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक भी है। मानव के कल्याण में बेहतरी होनी चाहिए, उत्पाद में बेहतरी होने से कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, आराम से करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में अलग अलग जगहों पे ये पूछा गया है, थोड़ा आराम से इसे पढ़ के करिएगा। चलिए, और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको थियोरी पढ़ाई जा रही है, थियोरी जरूर पढ़िए। एक बार अगर जो इकोनॉमिक्स की थियोरी को एक क्रम से पढ़ लिए तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन और भ्रांति की स्थिति दिमाग में बनी रह रही है ये सब दूर हो जाएगी। सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया जाता है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। एक तरफ आप थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ मैं खुद की हैंड राइटिंग का आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दे करके देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे भी गलती हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं और करंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए? बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई और है? चलिए देखते हैं, सब बी बोल रहे हैं। चलिए, वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। बात बिल्कुल ठीक है भाई। जब 1991 का दौर आया ना तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था के पास केवल और केवल इतना ही पैसा बचा था कि वो 2 सप्ताह तक भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से हम लोग रन कर सकते थे, नहीं तो उसके बाद स्थिति दिवालिया होने की आ जाती। ठीक है, तो हमारे पास केवल और केवल इतना ही पैसा बचा था कि 2 सप्ताह तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुगमता पूर्वक चला सकते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में कमान दी गई मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी को कमान दिया गया और मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी मॉडल लेकर के आया और उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया और हम अब क्या हो गए, विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हम एक हो गए। जहां पे हम दिवालिया होने वाले थे वहीं पे हम लोग अब क्या हो गए, विश्व की सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गए, शायद तीसरे स्थान पे हम लोग आ गए थे। ठीक है, अब देखिए कारण क्या दे रहा है कि इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत वर्ष 1980 के अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। एब्सोल्युटली 100% ये बात सही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला
निम्नलिखित में वे कौन सी श्रेणियां हैं जिसमें 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भी लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया? तो आपने देखा कि 1991 की जो आर्थिक सुधार की नीति आती है, चलिए पहले आप करिए। हम्म, ठीक है। तो जब 1991 का जो आर्थिक सुधार आता है, तो उसमें अब हमारी सरकार ये कहती है या ये डिसीजन लेती है कि केवल 6 उद्योग ऐसे होंगे जिसकी स्थापना के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। ठीक है। बाकी अब आपको कपड़ा उत्पादन करना है या अन्य प्रकार की जो चीजें अन्य प्रकार की ऐसी चीजें जिसकी घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग है, उसका आप उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए सरकार अब आपको किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन 6 उद्योग ऐसे थे जिसमें आप उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो पहला क्या था? तो भैया पहला था एल्कोहल, एल्कोहल अर्थात शराब। दूसरा सिगरेट, मतलब ये ऐसे थे जिससे समाज को नुकसान पहुंच सकता है। शराब अर्थात एल्कोहल। दूसरा क्या था? सिगरेट था। तीसरा रसायन था। चौथा विस्फोटक पदार्थ। पांचवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। और छठवां जो था वो औषधि था। तो इसमें कौन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। एल्कोहल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल नहीं था भाई, सिगरेट था, सिगरेट था। ठीक है। तो आपसे नंबर जितने लोग भी सी कह रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि व्यापार और निवेश अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के क्या उद्देश्य रहे हैं? व्यापार और निवेश के संदर्भ में उदारीकरण का मतलब, उदारीकरण का क्या उद्देश्य रहा है? सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है। उदारीकरण का क्या मतलब होता है, बताइए कमेंट करके। क्या बोल रहे? ऑप्शन नंबर, ठीक, सी बोल रहे हैं। और कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर डी काफी लोग बोल रहे हैं। डी में ऐसा क्या देख लिया भाई? तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं कि स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना। उदारीकरण आता है तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ ओपन कर देते हैं ना, खोल देते हैं ना। जब एलपीजी मॉडल आता है तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ ओपन करते हैं कि नहीं करते? बहुत गलतियां आ रही है। कोई कह रहा है मे बी डी। मे बी क्या होता है यार? ऐसे ही पेपर में करोगे मे बी डी? हाँ, बताइए, गलती हो रही है। ऑप्शन आप बताएंगे मुझे? तो इजी सी बात है भैया, जब उदारीकरण आया तो ऐसी स्थिति में अब हमारी आयात की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई। जब आयात बढ़ गई तो स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार लाना, ये तो गड़बड़ होगा ना। प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए रूस की कंपनी है या चीन की कंपनी है, वो जब भारत में वस्तु को बेचेगी या भारत में जब टेक्नोलॉजी को बेचेगी, तो हम लोग भी देखेंगे ना कि वो किस तरीके से वस्तुओं को बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा? हमारी टेक्नोलॉजी प्रोत्साहित होगी। बिल्कुल ठीक है। अगला, विदेशी निवेश को हम आकर्षित करेंगे कि भैया आप हमारे यहाँ आइए और निवेश करिए। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला,
कोई कह रहा है पेपर में हमको लेके चलेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये बात किसने कही थी? आई होप कि मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन पहले भी मैंने करवाया था इस प्रश्न को। करवाया था कि नहीं? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। डी, सब डी वाले हैं। तो जितने भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रश्न करवा दिया है। कल करवाया था, परसों, कब करवाया था? अलेक्जेंडर ब्रूस, ठीक है। तो ब्रूस ने ये बात कही, ये एक वायसराय थे और इन्होंने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, क्योंकि ये लोग भारत को बहुत लूटे। भारत से कहते थे, भारत के किसानों से, कि तुम कपास का उत्पादन करो, तुम नील का उत्पादन करो, तुम अफीम का उत्पादन करो, तुम मसाले का उत्पादन करो। भारत के जो किसान थे अपनी स्वेच्छा से कुछ उत्पादन थोड़ी करते थे। और ये लोग क्या करते थे, इन वस्तुओं को अपने देश में ले जाके वहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसे उपभोग योग्य बनाते थे और विश्व की अलग अलग देशों में इसका व्यापार करते थे, जिससे उन्हें मोटी अर्निंग होती थी। और यही कारण था कि वो लोग क्या कर पाए, कि बहुत सारे देशों पे राज कर पाए। तो बात तो ठीक है। तो भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग का समस्या खत्म, अर्निंग की जो बात है वो खत्म हो जाएगी, अर्निंग होगा ही नहीं उनको। अगला, अगला कि कुल उपयोगिता होती है। अब आगे आने वाला 3-4 जो प्रश्न है, आज मैं आप लोगों को जब एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था तो कुल उपयोगिता के बारे में बता रहा था, सीमांत उपयोगिता के बारे में बता रहा था, उपभोक्ता बाजार में व्यवहार कैसे करता है ये बता रहा था, उपभोक्ता संतुष्टि की स्थिति में कहाँ पे रहता है ये बता रहा था, और सम सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को मैंने बताया, उपभोक्ता के व्यवहार की अवधारणाओं को मैंने बताया। तो जो लोग भी आज की क्लास जुड़े होंगे थोड़ा ध्यान से 4-5 क्वेश्चन जो आगे आएगा देखिएगा, बच्चों का खेल लगेगा। छोटा सा बच्चा बता देगा अगर जो मेरी एक क्लास पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो कुल उपयोगिता मैंने क्या बताया था कि कुल उपयोगिता क्या होता है, तो एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त कुल उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। मतलब जितनी वस्तु की इकाइयों का प्रयोग आप करते हैं उसका उसका कुल उपयोग ही, उसका कुल योग ही आपकी कुल उपयोगिता होती है। सो ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि कुल उपयोगिता क्या होती है, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग। अगला, अगला प्रश्न, चलिए कुल उपयोगिता से संबंधित है। कुल उपयोगिता से क्या संबंधित है भाई, बताइए। कुल उपयोगिता से संबंधित है। कुल उपयोगिता से क्या संबंधित है, अभी मैंने बताया आपको। चलिए तो देखते हैं कुल उपयोगिता से। अब ये जितने भी हैं सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे थियरी सब कवर हो जाएंगे। कुल उपयोगिता क्या होती है, तो कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग होता है। सेम टू सेम लाइन मैंने लिखवाया है आज आप लोगों को। जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होता है, इजी सी बात है। अगला, कुल उपयोगिता वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करेगा। बिल्कुल ठीक है, जितना ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करेंगे उतनी ज्यादा उपयोगिता आपकी होगी, कम करेंगे कम उपयोगिता होगी, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं कि सर ए और बी दोनों ठीक होगा,
सभी लोग का उत्तर ठीक है। इतने सारे लोग आप लोग क्लास देख रहे हो, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बच्चों वाला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो किसी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है कहलाता है। बताइए। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको सिस्टमेटिक वे से बैच में ऐड भी कराना होगा। और किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो ज़रूर मुझे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज मुझे आता रहता है। तो अगर आपकी समस्या कहने के बावजूद भी नहीं सॉल्व हो पाई है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप तब तक कॉल करिए भैया जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग एट द सेम टाइम कॉल करते हैं, तो उससे कभी कभी एक दो बच्चे छूट जाते हैं जिनकी समस्या को आदमी सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है। तो कभी भी अगर जो आपके साथ ऐसा होता है तो आप मुझे थोड़ा सा कॉल मैसेज रेगुलर कर लिया करिए। एक दो दिन करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज मिलता है मुझे। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो किसी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है वो क्या कहलाता है। तो अभी मैंने आपको बताया सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होता है? सीमांत उपयोगिता का मतलब यही तो होता है ना कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, या अगर जो अपने उपभोग में आप एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ा रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो आपकी जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे ही आप क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, उपयोगिता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कूट का चयन करिए। चलिए, विकास कुमार मिश्रा जी, शुभांकर कश्यप जी, रेशम जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, चंद्रबली प्रजापति जी, रेहान जी, वृष्टि शर्मा जी, राजकुमार जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, प्रदीप मौर्य जी, ममता शर्मा जी, शक्ति जी, ललिता साके जी, राजकुमार प्रजापति जी, भगवंती जी, श्रेया गुप्ता जी, अरुंधति जी, गुंजन मौर्य जी, शुभांकर कश्यप जी। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं। अभी जितने भी सी बोल रहे हैं ना सब बुद्धू हैं। बुद्धू क्यों बुद्धू हैं? क्यों बुद्धू हैं? देखिए ध्यान समझिएगा। सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। देयर इज नो डाउट। बात तो 100% आपकी ठीक है। और कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है वो वस्तु की कुल उपयोगिता नहीं होती है सर, वो तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है ना। वो वस्तु की क्या होती है? सीमांत उपयोगिता होती है। तो ये तो बात गलत हो जाएगी। सी वाले जितने भी है सब गलत होंगे, ए वाले जितने हैं सब सही होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोकस फोकस और फोकस, जिंदगी में फोकस बहुत जरूरी है। एक बार फोकस इधर उधर किए क्या होगा जिंदगी में? क्या होगा? क्या होगा भाई? फोकस होके काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? गलती होगा, और गलतियां सफलता में बाधा बनती है। तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करिए जो आपकी सफलता में बाधा बने। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? हम्म, क्या बोल रहे हैं? ये भी बात मैंने आज ही आप लोगों को एप्लीकेशन पे बताया था कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपयोगिता गिरती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मैंने बताया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसे किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता था। और इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाएगा ये बात किसने कही थी? तो जेवेंस के द्वारा कही गई थी।
जेवेंस के द्वारा कही गई थी। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है? ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। और जब वस्तु की उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है, तो आप उस वस्तु की मांग को कम कर देते हैं। जैसे आपको भूख लगी है, तो पहली रोटी जब आपके सामने आएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया आपको भूख बहुत कस के लगी है। वहीं दूसरे नंबर की जब रोटी आएगी तो वो कम महत्वपूर्ण होगी। क्यों महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि एक रोटी का आपने उपभोग करके अब थोड़ी बहुत संतुष्टि को प्राप्त कर लिया है। उसी तरीके से जब तीसरे नंबर की रोटी आएगी तो आपको अब ये पहली और दूसरी रोटी के मुकाबले कम उपयोगिता देगी। और एक समय ऐसा आएगा जब 2, 4, 6, 8, 10 अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप रोटी का उपभोग मैक्सिमम कर चुके होंगे, तो कहेंगे कि भैया अब हमको रोटी नहीं चाहिए, अर्थात आप अपने मांग में क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। अर्थात सामान्यतः ये देखा जाता है कि वस्तु की उपभोग में जब वृद्धि होती है तो उपभोग में वृद्धि के साथ साथ वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कमी आती है। अगला, कि वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता द्वारा दिए गए वस्तु के मूल्यों और आय पर खर्च करने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है, उसे क्या कहा जाता है? ये भी बात एप्लीकेशन पे 2 दिन पहले मैंने बताया। जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा। हालांकि ये बच्चों वाला प्रश्न है भी। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर जो आप किसी वस्तु की मांग को कर रहे हैं ना, तो कोई वस्तु आपकी मांग होगी, इसके लिए 3 बातों का होना बड़ी जरूरी है। पहली बात तो ये होना चाहिए कि उस वस्तु को खरीदने की इच्छा आपके पास होनी चाहिए। इच्छा मतलब कि हमको ये खरीदना है। दूसरा, उस वस्तु को खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना आपके पास होना चाहिए, अर्थात आपके पास क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? तत्परता। तत्परता अर्थात पैसा लेकर के आप जाइए और उस वस्तु को खरीद करके ले आइए, तभी जा करके हम कहेंगे कि वस्तु की आप मांग कर रहे हैं। अगर जो हम आपसे ये कहें कि आप हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, आप एरोप्लेन खरीदेंगे, तो इच्छा तो सबकी होगी कि एरोप्लेन हमारा हो जाए, यहाँ से सीधे बैठेंगे ब्रिटेन चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे। इच्छा सबकी होगी हेलीकॉप्टर बैठेगा, हेलीकॉप्टर रहेगा तो सीधे हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाएंगे उत्तराखंड, है कि नहीं है? लेकिन हेलीकॉप्टर आपकी मांग तो हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रय करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर जो ये तीनों बातें आ जाती है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, क्रय करने की शक्ति और वस्तु को प्राप्त करने की तत्परता, तो आप कहेंगे कि आप उस वस्तु का मांग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन बातों पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त और किन किन बातों पर निर्भर करती है? ये भी बात मैंने एप्लीकेशन पे सविस्तार से अभी रिवीजन बैच में करवाया है। बताइए भाई, क्वेश्चन छोटे दिख रहे हैं क्या आप लोगों को आज? बोलिए, क्या उत्तर आ रहा है? अच्छा है, डी बोल रहे हैं सभी लोग, सब डी, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। देखिए, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त और किन बातों पर निर्भर करेगी? तो हम तो एक चीज तो देखते हैं कि वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। अर्थात जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो हम वस्तु की मांग को कम कर देते हैं। जब आप टमाटर खरीदने जाते हैं, टमाटर 80 रुपया किलो मिलता है, तो हाफ केजी खरीद के लाते हैं या 1 केजी खरीद के लाते हैं। पहली बात ये भी ठीक है। लेकिन जब टमाटर की कीमत में कमी आती है, तो जब आप मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं कि 1, 2, 3 केजी टमाटर खरीद लेते हैं। अगर जो 5 रुपया पर केजी आपको टमाटर मिलता है, तो आप क्या कर देते हैं? टमाटर की मांग को बढ़ा देते हैं। तो हमें तो एक बात तो ये पता हो गई। दूसरी बात, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब ये हुआ जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया। तो अगर सपोज करिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता चाय की मांग को कम करेगा, और चाय की मांग को कम करेगा तो वो कॉफी की मांग को बढ़ा देगा। इजी सी बात है, पहली बात ये ठीक हो गई। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ये तो पहला है। दूसरा, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जैसे आपका कार हो गया
और पेट्रोल हो गया, कार और पेट्रोल। तो सपोज कर लीजिए कि कार की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो मान लीजिए कि जब कार की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता कार की मांग को क्या करेंगे, कम करेंगे, और उपभोक्ता जब कार की मांग को कम करेंगे तो कार खरीदेंगे ही नहीं, तो पेट्रोल क्यों कोई खरीदेगा भाई, तो पेट्रोल की भी मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, ठीक। उपभोक्ता की रुचि, जैसे आज बता रहा था, सोना हो गया, हीरा हो गया, इसमें आपकी रुचि रहेगी ना, तो आप हमेशा इसकी मांग करेंगे। वरीयता, आप किस प्रकार की वस्तुओं की वरीयता रखते हैं, क्या आप फैशन से संबंधित वस्तुओं को परचेज करते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वस्तुओं को परचेज करते हैं, या आप अन्य प्रकार की वस्तुओं को परचेज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है, अभी बताया मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है। क्यों होता है भाई मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा, बताइए। तो मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है, आज ही एप्लीकेशन पे पढ़ा गया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, और इसको विकसित करने का श्रेय मार्शल को जाता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को वैज्ञानिक रूप किसने दिया, तो वैज्ञानिक रूप मार्शल ने दिया था, लेकिन जेवेंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा। और ये नियम क्या बताता है, ये नियम बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो हम उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर सी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। अगला, कि एक फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकार करने से क्या अभिप्राय है। एक फर्म के दृष्टिकोण से कीमत स्वीकार करना क्या अभिप्राय है, बताइए भाई। तो इजी सी बात है, अब आपको क्या याद आना चाहिए कि सर जी एक फर्म जो होता है ना, वो कीमत स्वीकारक कहाँ पे होता है, एक फर्म कीमत को स्वीकार करने वाला कहाँ पे होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। पूर्ण प्रतियोगिता, और पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, और मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है। मांग और पूर्ति की शक्ति के आधार पे कीमत का निर्धारण एक उद्योग करेगा, और उद्योग ने जो कीमत का निर्धारण किया है, इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म चाहे जिस क्वांटिटी में भी अपनी वस्तु को बेचना चाहे बेच सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, सी बोल रहे हैं ना। तो देखिए, एक कीमत स्वीकारक फर्म यदि बाजार कीमत स्तर से ऊपर एक कीमत निर्धारित करती है, तो यह जिस कीमत मात्रा का उत्पादन करती है, उसे बेचने में असमर्थ हो जाएगी। तो बात तो यही ठीक होगा ना, सी। कई सारे लोग डी बोल रहे हैं, कई सारे लोग ए बोल रहे हैं। अरे भाई क्यों डी और क्यों ए बोल रहे हो, दिमाग कहाँ चला गया है, दिमाग कहाँ गया। यही तो मैं बता रहा हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म होती है, पूर्ण प्रतियोगिता आप लोग गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के गुण क्या होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु अर्थात एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है, और एक फर्म जो कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित की गई है, उसी कीमत पर जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पे गेहूं की मंडी, गेहूं की मंडी में आप जाइए, तो जब गेहूं की मंडी में आप जाएंगे तो आपको पता है कि गेहूं जो है वो 30 रुपये से लेकर के 60 रुपये या 100 रुपये के बीच में प्रति किलो मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का होगा। अब अगर जो कोई आपसे ये कहे कि 1 केजी गेहूं के लिए हम आपसे 1000 रुपये लेंगे, तो आप उससे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ना। तो अगर जो कोई उत्पादक अपने प्रोडक्ट को बढ़ा करके बेच रहा है, कीमत को बढ़ा करके बेच रहा है, तो उसे खरीदार ही नहीं मिलेगा।
अर्थात वो बेचने में असमर्थ हो जाएगा। अगला कि एक क्रेता की दृष्टि से वह किस कीमत को स्वीकार करता है। एक क्रेता की दृष्टि से आप किस कीमत को स्वीकार करते हैं। ऐसे क्रेता आप मार्केट करने जाते हैं ना, बार्गेनिंग भी करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती हैं ठीक है, तो एज अ क्रेता जब आप मार्केट में जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, कहते हैं भैया हमको कम में दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। हैं, जो समस्या नहीं होती है वो समस्या भी बता के चले आते हैं क्या उत्तर आ रहा है तो आप क्या हैं, आप एक क्रेता हैं, आप एक उपभोक्ता हैं। हम क्या हैं, हम एक क्रेता हैं, हम एक उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता के तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि भैया जहाँ पे सबसे कम कीमत हो उसी से वस्तु को खरीदेंगे। जैसे आप लोग केला खरीदने जब मार्केट में जाते होंगे तो 2-3 ठेले पे जरूर पूछते होंगे कि भैया कैसे है, 1 दर्जन केला कैसे है, तो बताता होगा 40। तो आप क्या करते हैं, बहुत लोग कहते हैं 35 में दे रहे हैं, तो फिर केला वाला कहता है कि ठीक है ले जाइए, है ना। तो मतलब आप क्या करते हैं, एज ए क्रेता के दृष्टिकोण से अपनी संभावित कीमत को कम रखते हैं, अर्थात कम से कम कीमत आप मार्केट में देते हैं। अगला प्रश्न है कि जब अंतिम वस्तु बाजार और अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होता है तब क्या हो गया। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, मजा आएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं सभी लोग, ये में ऐसा क्या है, कुछ सी, हाँ सी वाले जो है सब सही हैं, कुछ बी भी वाले हैं, डी वाला कोई नहीं है, डी वाला कोई नहीं है क्या, बताइए, कोई नहीं है डी वाला, सब ए बोलने लगे। तो जितने भी ए बोल रहे हैं सब के सब सही होने वाले हैं। ठीक है, देखिए इजी सी बात है, बात को समझ लीजिएगा कि जब अंतिम वस्तु बाजार और अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो। अर्थव्यवस्था कब संतुलन की स्थिति में होता है, तो अर्थव्यवस्था तभी तो संतुलन की स्थिति में होता है जब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति दोनों सुचारू रूप से आगे बढ़ते हो। मतलब बराबर रूप से मांग भी बढ़े और बराबर रूप से पूर्ति भी बढ़े। मांग और पूर्ति जब बराबर रूप से आगे बढ़ते रहेंगे तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की कोई चांसेस ही नहीं होंगे, और जब कोई चांसेस नहीं होंगे तो इसका सीधा सीधी मतलब क्या हुआ कि प्रत्याशित पूर्ति प्रत्याशित मांग के बराबर होनी चाहिए। इजी सी बात है, संतुलन की अवस्था में तो यहीं पे रहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, 1 सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक, क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, सी बोल रहे हैं। तो इसे बोला जाता है निर्गत गुणक। याद रखिएगा ये प्रश्न आप लोगों के लिए नया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत गुणक बोलते हैं। तो अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य
में कुल वृद्धि और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? निर्गत गुणक बोलते हैं। एप्लीकेशन पे बहुत बार मैंने इसको पढ़ा है। अगला, एक सेकेंड, कि निर्गत गुणक की अभिव्यक्ति को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? निर्गत गुणक की अभिव्यक्ति को किस तरीके से लिखा जा सकता है? अब देखिए, बहुत बार बताया हूं, गलत नहीं होना चाहिए। बच्चों वाली बात है, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत बार बताया हूं, लगभग रोज बताता ही। अगला, कि किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब, खाद्य सुरक्षा कब सुनिश्चित होती है भाई? हम्म, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। डी, अच्छा भाई, देखिए, किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है, आइए पढ़ते हैं, सभी लोगों के पास पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? खाद्य सुरक्षा का मतलब यही तो होता है ना, कि सभी को भोजन मिल जाए, सभी लोगों को ब्रेकफास्ट मिल जाए, लंच मिल जाए, डिनर मिल जाए। ठीक है, तो सभी लोगों को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो सके, सभी लोगों के पास स्वीकार स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, बात 100% ठीक है, और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। ठीक है, तो हम कहेंगे मतलब सबको खाद्य मिल जाए, तो वही तो होता है ना खाद्य सुरक्षा। और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सरकार भी क्या करती है? अपनी भूमिका निभाती है। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, चलिए पहले पढ़ते हैं तब तो बोलेंगे। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही पढ़िए। देखिए, जब पेपर देने जाइएगा ना, तो हमारे इस शब्द को अपने कान में लेकर के जाइएगा कि सर जी बार बार कहते हैं कि यह नीचे वाला जरूर देखना दोस्त, क्योंकि बहुत धुरंधर धुरंधर छात्र क्या करते हैं? गलत करके चले आते हैं, है ना? तो नीचे वाला जरूर पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो देखिए, दीर्घकालीन भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जब अपर्याप्त कोई आहार ग्रहण करता है तभी सरकार खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही है। अगला, मौसमी भूखमरी ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होता है, बात बिल्कुल ठीक है। और 90 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दिशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ रहा है, तो बात ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर अकाल, अकाल कहाँ पड़ रहा है भाई? अकाल की स्थिति जानते हैं क्या होता है? माउंटेन द माझी मैन, देखा है आपने? माझी द माउंटेन मैन, देखना चाहिए, मोटिवेशनल मूवी है, बढ़िया पिक्चर है। देखिएगा जब अकाल पड़ता है तो कैसा होता है। अकाल जब पड़ता है ना, तो चारों तरफ चीजें सफेद हो जाती हैं, पानी की एक बूंद तक नहीं दिखती है, तपन होती है, लोग पूरा गांव के गांव छोड़ करके भाग जाते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप उस दौर में पैदा हुए हैं जब अकाल या उतना ज्यादा बाढ़
या उतना ज्यादा प्राकृतिक प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है ना। नहीं तो पहले प्लेग होता था, क्या कौन कौन सी बीमारियां होती थी। एक बार हवा चला, गांव के गांव सो गए। ठीक है, लोग बताते हैं कि प्लेग की स्थिति ऐसी थी कि एक बार हल्का सा हवा चला, गांव के गांव सो गए, सब के सब गोविंदा नमो हो गए। तो सोचिए कितनी स्थिति गड़बड़ थी। क्या उत्तर आ रहा है? सूचना पाने का अधिकार कानून भारत में कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार तो सबको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के बारे में सबको पता है ना, किसी को डालना है? चलिए, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, आरटीआई आप डाल सकते हो। कहीं भी सूचना अगर जो आप प्राप्त करना चाहते हो, अगर किसी सरकारी संस्था के संदर्भ में है या किसी समाज के कल्याण से संबंधित है, कुछ हद तक पुलिस के जांच से भी संबंधित होता है, या कोई भी कल्याणकारी चीजें हैं, अगर जो आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पीआईओ को क्या करना पड़ता है? नोटिस करना पड़ता है। मतलब उनको आपको क्या करना पड़ता है? एक अपना आरटीआई लिखना होता है और उसे उनको भेजना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अक्टूबर 2005। हाँ, क्या हुआ? हाँ, आर्टिकल 19, ठीक है। ठीक, तो कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच को देखते हैं। अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हिंदी भाषा में ही मैं पढ़ाता हूँ। एक बार अगर जो हिंदी माध्यम में, या अगर जो आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, एक बार बढ़िया से आप थियरी को पढ़ लेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, और सारे कन्फ्यूजन जो होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़िए, इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मिल रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में 4.0, 5.0, बिहार में सेट बेट, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड में एलटी, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल मिलते हैं दोपहर में अपने अपने बैच में। कल मिलते हैं पहले एप्लीकेशन पे और फिर मिलते हैं शाम को यूट्यूब पे। तब तक के लिए पढ़िए, मेहनत करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।